कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड के कुछ तस्वीरें कैप्चर की थी, जिसमें उन्हें एलियन के कुछ टूटे हुए स्पेसशिप का मलबा मिला था जो गैलेक्सी में फैला हुआ है और आखिरी 6 महीने से ये मलबा अर्थ पर गिर रहा है। लेकिन ये काफी खतरनाक और रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका अर्थ पे अलग अलग लोकेशन पे गिरने के कारण बहुत बुरी तरीके से असर हुआ था। इन मटेरियल को डेब्रिस कहा जाता है। इससे लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं या फिर लोगों का म्यूटेशन होता है या फिर लोग अपने क्लोन बना सकते हैं और दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्म होल भी ओपन कर सकते हैं। अब ऐसा मलबा पूरे अर्थ पे फैला हुआ है और लोगों पे इसका काफी असर पड़ने लगता है। इसीलिए यूएस की CIA और यूके की MI6 की टीम साथ मिलकर इस मलबे को कलेक्ट कर रही है। ये सीरीज है डेब्रिस। इसके टोटल 12 एपिसोड है और इस वीडियो में 4 एपिसोड अपलोडेड है। इसके बाकी के भी जल्दी ही अपलोड होंगे। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक होटल में माफिया के गैंग को देखते हैं और एक डीलर उन्हें कोई खास चीज बेचने के लिए आया होता है। उनकी डीलिंग चली रही होती है कि तभी नीचे स्पेशल पुलिस आ जाती है। माफिया को ये बात पता चलती है और वो अपने लोगों के साथ वहाँ से भागने लगता है। वहीं वो जो डीलर होता है वो भी लॉबी के बाहर आता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। इसीलिए वो जो खास चीज होती है वो लॉबी के एक ड्रॉवर में छुपा देता है और इन माफिया के पीछे जाता है। लेकिन वो देखता है कि माफिया किचन में जाकर अचानक से गायब हो जाते हैं और तभी वो डीलर एजेंट से बचने के लिए होटल के बालकनी से नीचे कूद जाता है और मर जाता है। इसी दरमियान होटल स्टाफ की एक लड़की के हाथ में वही डीलर ने छुपाई हुई चीज लग जाती है। वो भी स्पेसशिप का डेब्रिस होता है और जैसे ही वो जमीन पे गिर जाता है वो लड़की उसके साथ गायब होकर सीधा नीचे के फ्लोर में आकर गिरती है और उसकी वहीं पे मौत होती है। अब इस पूरे होटल को सीज किया जाता है। हम देखते हैं इस पूरे मिशन में 2 मेन पुलिस ऑफिसर शामिल है। एक है MI6 की एजेंट फिनोला जो लंदन से यहाँ आई है और उसके साथ होता है एजेंट ब्रायन जो कि CIA से है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट की एक टीम आकर इस रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी डेब्रिस को काफी केयरफुली उठाकर रिसर्च के लिए लेकर जाती है, जिसके बाद ये दोनों भी अपने सीनियर्स को इस पूरे बातों का रिपोर्ट देते हैं। वही दूसरी जगह पे हम हाईवे पर एक महिला को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ कार में थी, लेकिन बातचीत के दरमियान उस महिला की आंखों से अचानक से खून आने लगता है। वो कार को रोक देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसका बेटा जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है तभी वो महिला अचानक से हवा में उड़ने लगती है। अब ये सीन शिफ्ट होकर इन्हीं ऑफिसर्स पर आता है। ब्रायन और फिनोला एक फ्लाइट में होते हैं और इसी लोकेशन पर आ रहे होते हैं। दोनों की बातचीत के दरमियान फिनोला बताती है कि उसके पिता भी डेब्रिस से रिलेटेड ही कुछ रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई है। अब अगली सुबह ये दोनों भी उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें वो कार वाली लेडी हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है जो किसी चीज से अटक जाने के कारण एक ही जगह पे रुकी थी। अब ब्रायन उसका स्वेटर रिलीज कर देता है और वो वापस वहाँ से उड़ते हुए एक दूसरी जगह आती है जहाँ पे और भी कई सारे लोगों के शव हवा में उड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे पूरी साइंटिस्ट की टीम को लाया जाता है और इन बॉडीज को निकाल कर उन पे चेकअप किया जाता है। तब यहाँ पे डॉक्टर शेरॉन इन दोनों को बताती है कि ये लोग एक तरह से कोमा में चले गए हैं। अब ये लोग इनके फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट ढूंढने लगते हैं और तभी इन्हें CCTV से पता चलता है कि ये लड़की जिसकी अभी अभी लाश मिली है वो स्टोर में थी और उसे एक लड़का जिसका नाम कैरन है ये आकर मिला था और कैरन की मदद करने के लिए ही वो उसे अपने कार से लेकर जा रही थी। अब ये लोग कैरन का पता लगाकर उसके घर पहुंचते हैं और घर के पास में ही कैरन के माँ की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। ब्रायन को जंगल के बीचों बीच में बहुत ही बड़ा डेब्रिस दिखाई देता है और इसी डेब्रिस के कारण इस एरिया के काफी सारे लोग गायब होकर मरने लगे थे। अब घर में कैरन यानी उस छोटे लड़के का कोई भी पता नहीं था, इसीलिए उसके बहन आयला को कॉल किया जाता है और उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ एक तरह के कोमा में चली गई है और भाई लापता है। जिसे आयला थोड़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा भाई 7 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया है। अब ये लोग ये बात सुन के और भी हैरान होते हैं। तो दूसरी जगह पे हम कैरन को देखते हैं और एक बुजुर्ग लेडी उसके पास मदद के लिए आती है। तो यहाँ दूसरी जगह फिनोला उसे डेब्रिस के पास जाती है रीडिंग्स लेने के लिए और तभी उसे अपने माँ के विजन्स आने लगते हैं। फिनोला के माँ की काफी समय पहले डेथ हो गई है। अब रात होने पर कैरन की बहन आयला घर आती है और इन्हें बताती है कि 6 महीने से मेरी माँ काफी डिप्रेस थी, लेकिन कुछ समय पहले उसका कॉल आया था, वो काफी खुश लग रही थी और मुझे घर
बुला रही थी, लेकिन अगले ही दिन मुझे आने से मना कर दिया। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ब्रायन और फिनोला अनुमान लगाते हैं कि एक हफ्ते पहले किसी कारण से कैरन यानी वो छोटा बच्चा उस डेब्रिस के कारण वापस आया था। तब फिनोला बताती है कि जब वो डेब्रिस के पास गई थी तब उसने अपने माँ के बारे में सोचा था और अचानक से उसे माँ का विजन आने लगा, यानी डेब्रिस हमारे मेमोरीज देखकर चीजें रियल में लाता है। लेकिन कैरन को जिंदा रखने के लिए इंसानों की पावर चाहिए, इसीलिए वो लोगों की पावर लेकर उन्हें कोमा में डाल रहा है। इसी दरमियान ब्रायन को एक मैसेज आता है और एजेंट उसे बताते हैं कि एक औरत को उसी लड़के यानी कैरन के साथ देखा गया है और वे लोग उसे ट्रैक कर रहे हैं। वही दूसरी जगह उस डेब्रिस के पास हम उन्हीं माफिया को दोबारा देखते हैं, पर इस बार एक एजेंट इन्हें देख लेता है। तभी ये माफिया अचानक से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन माफिया का जो एक साथी होता है उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था। ये देख माफिया बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और इसीलिए वो सीधा उसे शूट कर देता है। अब ये एरिया पास में ही था, इसकी गन शॉट की आवाज इन सबको सुनाई देती है और सारे पुलिस वहाँ आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माफिया का जो साथी है वो टेलीपोर्ट होने के बाद सीधा दीवार में अटक गया था और इसीलिए माफिया ने उसे शूट कर दिया। अब यहाँ पे फिनोला और ब्रायन कैरन को ट्रैक करके एक गैस स्टेशन के पास आते हैं। यहाँ पे वही बुजुर्ग लेडी शॉप में होती है और ब्रायन अंदर जाके उससे पूछताछ करने लगता है। वो औरत ब्रायन को बताती है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है और वो भी कोमा में जाकर तैरने लगती है। तो यहाँ पे कैरन फिनोला को कंट्रोल कर लेता है और फिनोला वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। ब्रायन तुरंत वापस लैब में आता है और एजेंट्स द्वारा आइला को वहाँ पे बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ एक ग्रीफ में थी और उनके दुख के कारण ही कैरन वापस जिंदा हुआ है और वो जिन भी लोगों को छूता है उनकी एनर्जी सींच लेता है। कैरन को अगर वापस भेजना है तो तुम्हें अपने माँ से बात करनी होगी, वो कोमा में है लेकिन तुम्हारी बात सुन सकती है। उन्हें समझाना होगा कि वो एक्सेप्ट करे कि कैरन अब इस दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आएगा। अब आइला अपने माँ के पास आती है और उन्हें समझाती है उसे अपनी माँ की जरूरत है। उन्होंने अपने भाई को तो खो दिया है लेकिन अपने माता पिता को खोना नहीं चाहती। और अगले ही पल अचानक से उसकी माँ और सारे लोग होश में आते हैं, जिससे उनका डेब्रिस के साथ हुआ कनेक्शन टूट जाता है। तो यहाँ पे फिनोला कैरन के साथ होती है। ये सारा कनेक्शन टूटने के कारण कैरन भी अचानक से गायब हो जाता है। अब फिनोला वापस आती है और उसका चेकअप किया जाता है। वो ब्रायन को बताती है जब वो डेब्रिस के कंट्रोल में थी तब उसे काफी पीसफुल महसूस हुआ था, एक सपने जैसी दुनिया थी। खैर अब एपिसोड के अंत में हम देखते हैं ब्रायन के सीनियर उसे बताते हैं कि जो माफिया उन्हें ब्रिज के पास मिला था उसे लास्ट टाइम फिनोला के डैड यानी जॉर्ज गॉडलैंड के साथ देखा गया है, यानी कि फिनोला के पिता मरे नहीं है, वो जिंदा है और शायद MI6 हमसे ये बात छुपा रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 का शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। इस पूरे टाउन की काफी सारी मेटल की चीजें जैसे कि गाड़ियां, सिलेंडर, एलॉयड की चीजें एक जगह पे खींची चली जा रही थी। अब इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रायन और फिनोला वहाँ पे आते हैं। फिनोला लंदन से यहाँ आकर उसे 3 हफ्ते हुए थे और वो अपने बहन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन नहीं लगता। यही चीज वो ब्रायन को बताती है, लेकिन जब से ब्रायन को पता चला कि इसके पिता जिंदा है वो फिनोला के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ब्रायन यहाँ पे नहीं बताता कि तुम्हारे पिता जिंदा है और वो माफियाज के साथ मिले हुए हैं। अब ये दोनों भी लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे एक एजेंट इन्हें बताता है कि गांव के लोगों को यहाँ से सुरक्षित दूसरे लोकेशन पे रखा गया है। यहाँ पे काफी सारा मेटल इस पूरे टाउन को घेरे हुए है। हालांकि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं है और ना ही कोई डेब्रिस पाया गया है। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल एजेंसी में देखते हैं जहाँ पे ब्रायन के सीनियर मैडॉक्स को देखते हैं जो हैरिस नाम के एक दूसरे एजेंट से मिलता है। यहाँ हैरिस उसे पूछता है कि क्या सच में जॉर्जियाने के फिनोला के पिता जिंदा है, तो मैडॉक्स हाँ कहता है। कुछ दिनों के बाद मैडॉक्स यानी ब्रायन के सीनियर और MI6 यानी कि फिनोला के सीनियर प्रिया की एक मीटिंग होती है। यहाँ पे प्रिया उसे बताती है ये जो डीलर है जो बार बार टेलीपोर्ट हो रहा है वो इन्फ्लक्स नाम के ग्रुप से मिला हुआ है। इन्फ्लक्स ग्रुप किसी भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है और हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा कि इसके पीछे कौन है।
हालांकि मैडॉक्स उसे जॉर्ज को भी इन्हीं डीलर्स के साथ देखा गया है इसके बारे में नहीं बताता। तो यहाँ ब्रायन और फिनोला को देखते हैं जिन्हें टाउन में एक सिविलियन मिलता है, इसका नाम एरिक है। एरिक काफी पैनिक हो रहा था, शायद ये डेब्रिस के असर में था, जिसके बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर लेकर जाते हैं और ये दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे चलते हुए उन्हें कार के पास वापस एरिक दिखाई देता है। उसके पास जाकर उसे पूछते हैं तुम्हारे साथ पुलिस थी, वो कहाँ पर है? लेकिन एरिक इन्हें देखकर भागने लगता है। अब इसका पीछा करते हुए ब्रायन और फिनोला दोनों भी एक वेयरहाउस में आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और दोनों को भी एरिक मिलता है। और तभी पुलिस बताती है कि उन्होंने पकड़ा हुआ एरिक भी उन्हीं के पास है, यानी कि टोटल 3 एरिक थे यहाँ पे। अब इन तीनों की भी अलग अलग लोकेशन पे रखकर पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दरमियान ही 2 क्लोन अटैक के कारण मारे जाते हैं। फिनोला जिसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो बच जाता है। वो फिनोला को एक लड़की के बारे में बताता है जिसे उसने खो दिया है क्योंकि वो कहीं और जा रही है। इसके बाद उन्हें एरिक की डिटेल्स मिलती है और उसका घर का एड्रेस मिलता है और उसका घर का एड्रेस लेकर वहाँ ढूंढने के लिए जाते हैं। अब ब्रायन नीचे बेसमेंट में आता है और तभी वहाँ पे उसे बहुत ही बड़ा डेब्रिस मिलता है। तभी फिनोला को बाहर आवाज आने लगती है और वो देखने जाती है तो वहाँ पे एक और एरिक का क्लोन था। वही ब्रायन को भी ऊपर से आवाज आती है, इसीलिए वो ऊपर आता है और तभी वो खुद का एक और क्लोन देखता है और वो उसे मारने जाता है। लेकिन तभी ओरिजिनल ब्रायन उसे सीधा शूट कर देता है, जिसके बाद पूरी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और ब्रायन किसी को भी वेक्टर सूट पहने बिना बेसमेंट में जाने से मना करता है। अब बेसमेंट में फिनोला को एरिक के ब्लड के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ओरिजिनल एरिक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब यहाँ फिनोला बाहर थी तभी उसे उसके बहन का फाइनली कॉल आता है जिसका नाम डी था। डी फिनोला से काफी रूडली बात करती है क्योंकि फिनोला पिता के मौत के बाद उससे मिलने नहीं गई थी और हमेशा काम में बिजी रहती थी। लेकिन दोनों भी बात करके अपना इशू रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे ब्रायन खुद के क्लोन के डेड बॉडी को चेक कर रहा था कि तभी उसे पॉकेट में एक लड़की की फोटो दिखाई देती है। फिनोला उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो इस बात को टाल देता है। तो यहाँ पे बेसमेंट में जो टीम होती है वो डेब्रिस को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी मुश्किल हो रही थी और अचानक से ऊपर के कमरों से काफी अजीब आवाजें आने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पर एरिक के 2 क्लोन एक दूसरे से जुड़ रहे होते हैं। खैर इसके बाद ये दोनों भी एरिक को ढूंढने के लिए उसी मेटल वाले वॉल के पास जाते हैं क्योंकि सारी गाड़ियां वहीं पर कैद हो गई थी। अब एक डिवाइस की मदद से ब्रायन एरिक की कार को ढूंढ लेता है जहाँ पे उन्हें एरिक कैद मिलता है। पर जब ब्रायन उसे कार से निकालने जाता है तभी मानो उस डेब्रिस को खतरे का महसूस होता है और वो डेब्रिस बड़े बड़े शॉक वेव्स जनरेट करने लगता है, जिससे यहाँ पे ब्रायन और भी एरिक के साथ उस कार में फंसने लगता है। ऐसे काफी सारे वेव्स के बाद वो दोनों भी दबकर मरने ही वाले थे कि तभी बेस की टीम काफी मुश्किल के बाद उस डेब्रिस को बंद करने में कामयाब होती है और वेव्स बंद हो जाते हैं और अब ब्रायन एरिक को कार से बाहर निकालता है। कुछ देर के बाद एरिक बताता है कि अचानक से वो डेब्रिस उसके घर के पास गिरा था। एरिक की हालत तभी ठीक नहीं थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके कहीं जा रही थी, लेकिन उसकी यही ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो डेब्रिस उसके अलग अलग क्लोन तैयार करते गया ताकि उसके वाइफ को वो रोक सके और शायद इसीलिए डेब्रिस ने पूरे शहर को मेटल से बंद कर दिया था। जिसके बाद एरिक कहता है कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड को रोकना होगा और वो फाइनली उसे कॉल करता है और वापस आने कहता है। अब एपिसोड 2 के एंड में ब्रायन मैडॉक्स को अपडेट देता है फिनोला अपने पिता से लास्ट टाइम मॉर्ग में मिली थी। उसके पहले उसे अपने पिता का एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था यू आर नॉट अलोन। अंत में हम देखते हैं फिनोला ब्रायन को पसंद करने लगी थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। डेब्रिस के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक महिला को एक जगह पे काम करते हुए देखते हैं। वो महिला इलेक्ट्रिक टावर के पास कुछ काम कर रही थी और किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वॉकी टॉकी के सिग्नल वीक हो जाते हैं और वो देखती है कि सामने के मैदान में एक रेक्टेंगल का शेप बन गया है और एक अजीब सा पोर्टल उसे दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ परछाइयाँ दिखने लगती है जो इसे डराती है। वो महिला काफी डर जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वही दूसरी जगह हम ब्रायन को देखते हैं जो अपने हेडक्वार्टर में आया होता है, जहाँ पे वो अपने बॉस मेडॉक्स
मैडॉक्स से पूछता है कि क्या सच में जॉर्ज जोनास जिंदा है, तो वो बताता है कि वो तो जिंदा है, लेकिन उसकी जो ग्रेव थी उससे हमने उसके बॉडी को निकाल लिया है और उसके ऊपर ऑटोप्सी करके पता चलेगा कि ये किसकी बॉडी थी। खैर अब ब्रायन और फिनोला को इस नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में पता चलता है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू, और दोनों भी अगले दिन इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टीम थी, लेकिन इस समय कोई भी पोर्टल अपीयर नहीं हो रहा था और सभी लोग रेडिएशन चेक कर रहे होते हैं। आसपास किसी भी डेब्रिस का कोई निशान नहीं था। अब देखते देखते रात हो जाती है और फिनोला इन सारे इंसिडेंट के बारे में स्टडी कर रही होती है कि तभी उसे रेडियो पर अचानक से एक अनजान लड़की की आवाज सुनाई देती है। उस ऑडियो में एक लड़की कह रही होती है कि उन्हें वो देख पा रही है और उसे काफी सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि ये उसी रेक्टेंगल पोर्टल से आवाज आ रही है। जिसके बाद रात को उन्हें वापस से ये आवाज सुनाई देती है जिसमें वो लड़की इनसे हेल्प मांग रही होती है। अब फिनोला कहती है कि हमें उस लड़की से बात करनी होगी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। अब इसी के कुछ समय के बाद वो रेक्टेंगल पोर्टल वापस से अपीयर हो जाता है जहाँ पे उन्हें पोर्टल में और भी लोग नजर आते हैं। अब फिनोला उन लोगों से बात करने लगती है और एक लड़की उसे रिप्लाई देती है। वो बताती है कि मेरा नाम निकोल हैगमन है। फिनोला उससे पूछती है कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो कौन है। निकोल बताती है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, लेकिन अचानक से उस लड़की की चीख सुनाई देती है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब यहाँ पे तुरंत ब्रायन निकोल हैगमन को डेटाबेस में ढूंढने लगता है, जिससे पता चलता है कि निकोल 2019 में यहाँ से गायब हुई थी। इस बात से दोनों भी चौंक जाते हैं क्योंकि डेब्रिस पिछले 6 महीने से अर्थ पे गिर रहा है। खैर अब अगले सुबह हम मैडॉक्स को देखते हैं जो एक रशियन आदमी से मिलता है जिसका नाम टार्कोलोव है, और वो उसे एक डेब्रिस की फुटेज दिखाता है उसे सेल करने के लिए। यानी कि खुद मैडॉक्स भी डेब्रिस को ब्लैक मार्केट में बेच रहा है इलीगली। दरअसल यूएस और लंदन इस पूरे डेब्रिस को इकट्ठा करके इसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैडॉक्स भी रशिया को बेच रहा है। तो यहाँ ब्रायन और फिनोला दोनों भी इस केस पे काम कर रहे थे। तो ब्रायन पूछता है इस पोर्टल के अंदर काफी सारे लोग थे पर हमें सिर्फ निकोल की आवाज क्यों सुनाई दी। तो फिनोला बताती है कि शायद वे सारे लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होंगे। जिसके बाद वो उसे अपने पिता की एक थ्योरी बताते हैं। उसके पिता साइंटिस्ट थे जो डेब्रिस पर ही रिसर्च कर रहे थे। उनके थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में हमारे डायमेंशन के अलावा और भी अलग अलग दुनिया है। ऐसी ये कुछ दुनिया इतनी छोटी या इतनी बड़ी होती है कि हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन हमारे अर्थ पे ऐसे कुछ अलग अलग एक्सेस पॉइंट है जिससे हम उन डायमेंशंस में यानी उस दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। अब ब्रायन अनुमान लगाता है कि निकोल शायद ऐसे ही किसी दूसरे डायमेंशन में गई होगी और शायद डिब्री के कारण ही हम उसे देख पा रहे हैं। अब रात में ब्रायन फिनोला के पिता का पूरा वीडियो देखता है। वीडियो में उसके पिता ने कई सारे लोकेशन की डिटेल्स दी होती है जहाँ पे ये एक्सेस पॉइंट यानी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो सकता है। मैप पर 11 जगह पे पोर्टल हो सकती है ये बताया गया था और वहाँ से काफी सारे लोग मिसिंग भी हुए थे और एक पोर्टल की लोकेशन यहाँ की थी। अब अगले दिन फिनोला और ब्रायन उनके साइंटिस्ट के साथ की पूरी थ्योरी डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि अगर पोर्टल को किसी तरह ज्यादा देर तक खोल के रखा जाए और निकोल उस पोर्टल के अंदर की इन्फॉर्मेशन दे तो शायद वो उसकी मदद कर सकते हैं। ब्रायन ने एक चीज नोटिस की थी, जब निकोल काफी इमोशनल और पैनिक थी तब उस पोर्टल्स के सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग थे, तब पोर्टल काफी समय तक ओपन रहा था। अब ऐसे ही फिर से पोर्टल ओपन करने के लिए ये लोग निकोल के पिता को वहाँ पे बुला लेते हैं और उनसे निकोल के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि निकोल उस दिन कैसे गायब हुई थी। साथ ही वो ये भी शेयर करते हैं कि निकोल के जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान है। इसके बाद ब्रायन उन्हें बताता है कि निकोल अभी भी जिंदा है, लेकिन वो एक दूसरे डायमेंशन में ट्रैप है। वो उनसे कम्युनिकेट कर रही है और वो निकोल का ऑडियो उसके पिता को बताते हैं। जिसके बाद ये लोग जाते हैं पोर्टल के एरिया में। अब यहाँ पे फिनोला मिस्टर हैगमन यानी निकोल के पिता को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उन्हें अपने बेटी से बात करनी है ताकि उन सबको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे हम उसे बाहर निकाल सके। अब उसके पिता उसे पुकारने लगते हैं और थोड़ी देर में वो पोर्टल विजिबल हो जाता है और निकोल के पिता उसके बेटी को पुकारने लगते हैं और तभी निकोल भी वहाँ से जवाब देती है। दोनों भी काफी इमोशनल हुए थे। निकोल के पिता उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी निकोल बताती है कि मैं कार पार्किंग में थी और अचानक से तूफान आ गया और मैं इस जगह पे कैद हो गई हूँ। काफी घंटे हुए लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। इससे हमें समझ आता है कि वहाँ पे टाइम स्लो चल रहा है। आगे वो बताती है कि जिस जगह पे भी वो कैद है वहाँ सामने कांच जैसा बैरियर है
और उसे वहाँ से लोगों के शेप्स नजर आ रहे हैं और इससे पहले कि वो और कुछ बोले वो पोर्टल अचानक से गायब हो जाता है। निकोल के पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ब्रायन साइंटिस्ट से पूछता है कि निकोल अभी काफी इमोशनल थी लेकिन इसके बावजूद पोर्टल काफी देर तक खुला नहीं था, ऐसा क्यों? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि डेब्रिस के बिना ये पोर्टल ज्यादा देर तक ओपन नहीं हो सकता, इसीलिए इन्हें कैसे भी डेब्रिस ढूंढना ही होगा। अब दूसरी जगह पे मैडॉक्स हैरिस नाम के उसके कलीग से मिलता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि हमारी गवर्नमेंट ने टार्कोलोव को देखा है जो कि रशियन एजेंट है। अब ये सुनकर मैडॉक्स थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो खुद टार्लोव से मिला हुआ है और एलियन की इसी टेक्नोलॉजी को वो रशियन को बेच रहा है। खैर यहाँ दूसरी जगह ब्रायन की टीम उसे बताती है कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर उन्हें एक डेब्रिस मिला है, इसीलिए तुरंत ये सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पर उस लोकेशन पे डेब्रिस के बाजू में उन्हें एक कार दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि इनसे पहले वहाँ पे दूसरा कोई आया है। यहाँ पर हम देखते हैं वो दूसरा और कोई नहीं बल्कि रशियन माफियाई होते हैं जो वहाँ पे चुप कर बैठे होते हैं, लेकिन इन्हें देखने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे साइंटिस्ट इस पूरे डेब्रिस को चेक करता है, उन्हें बताता है कि ये डेब्रिस एक्सेस पॉइंट यानी पोर्टल से काफी दूर होने के बावजूद उस पोर्टल के डोर को खोल सकता है क्योंकि शायद एलियन शिप की टेक्नोलॉजी में किसी तरह का नेविगेशन मॉड्यूल था जिससे एलियन दो गैलेक्सी के बीच में यानी इंटरगैलेक्टिक या फिर दो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल करते थे। और अब इस डेब्रिस में थोड़ी बहुत पावर है, इसीलिए वो नजदीकी एक्सेस पॉइंट को ओपन कर रहा है। इससे इन्हें समझ आता है कि एलियन की टेक्नोलॉजी एडवांस तो है ही, उसी के साथ साथ एलियन अपने इसी टेक्नोलॉजी के मदद से ब्रह्मांड के अलग अलग एक्सेस पॉइंट से अलग अलग दुनिया में या गैलेक्सी में ट्रैवल करते थे। और अब ये डेब्रिस यहाँ पे गिरने के कारण ही उसने नजदीकी पोर्टल को ओपन किया है। ये डेब्रिस अभी भी एक्टिवेट था, इसीलिए साइंटिस्ट उसे अपने ऑफिस में भेजने का कहता है, लेकिन फिनोला मना करते हुए कहती है कि इसमें जो भी पावर है उससे हमें निकोल और उसके जैसे लोगों को वापस अर्थ पे लाना चाहिए। साइंटिस्ट मना करता है, लेकिन फिनोला उसे कहती है कि अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी हम हमारे ही इंसानों पे यूज नहीं करेंगे तो शायद हम इंसान इस टेक्नोलॉजी के वर्दी ही नहीं है, इसीलिए अब साइंटिस्ट को मानना पड़ता है। खैर उन्हें वहाँ पे एक दूसरा भी डेब्रिस मिलता है जो ऑलरेडी डेड पड़ा था, यानी उससे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, जिसके बाद ये लोग उन दोनों भी डेब्रिस को इस पोर्टल के एरिया में लाते हैं और मेन डेब्रिस को पूरा रिपोजिशन करते हैं, जिससे धीरे धीरे वो पोर्टल ओपन होती है और फिनोला इन सारे लोगों को देख पाती है। लेकिन अभी भी कोई पोर्टल को पार नहीं कर पा रहा होता है। ये पोर्टल वापस से जाने लगता है, लेकिन तभी फिनोला के सजेशन पर उस दूसरे डेब्रिस को ये लोग लेकर आते हैं और पोर्टल में घुसा देते हैं, जिसके चलते वो पोर्टल अब ओपन हो जाता है 2 वेज और अब जाके फिनोला निकोल और बाकी सारे लोगों को पोर्टल से निकाल लेती है। अब ये देख निकोल के पिता काफी खुश होकर उसे गले लगाने जाते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है, जिसके बाद इन सारे लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। जहाँ पे निकोल बताती है कि जब वो पोर्टल में फंसी हुई थी तब वो एक अजीब दुनिया थी जहाँ पे टाइम बहुत ही स्लो चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसे जाकर सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 साल बीत चुके थे। दरअसल वो जिस भी दुनिया में फंसी थी वहाँ का टाइम अर्थ से स्लो चलता था। निकोल ये भी बताती है कि जब वो वहाँ पे थी तब वो अक्सर अपने पिता को याद किया करती थी और उसे सपना आता था कि उसके पिता अभी भी पार्किंग लॉट में उसका इंतजार कर रहे हैं। हैरानी की बात ये थी कि ये सेम सपना उसके पिता को भी आया था। इससे एक चीज हमें समझ आती है कि डेब्रिस इंसानों के इमोशन से उन्हें कनेक्ट कर देता है। इसके बाद इन सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और हमें समझ आता है कि ये सारे लोग अलग अलग साल में अलग अलग लोकेशन पे गायब हुए थे। उन्हें जाकर भी काफी समय हो चुका था और अलग अलग दुनिया से ये लोग गायब हुए थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इन सारे लोगों को उनके फैमिलीज को ढूंढने में मदद करती है। अब अंत में ये दोनों भी जब वापस जा रहे थे तभी फिनोला ब्रायन को एक कार की वीडियो दिखाती है जो उन्हें डेब्रिस के पास दिखाई दी थी। ये कार उसी रशियन माफिया यानी इन्फ्लक्स ग्रुप की है। एपिसोड 3 के लास्ट सीन में हम देखते हैं मैडॉक्स अपने ऑफिस में होता है और वो एक डेब्रिस की टेस्टिंग कर रहा था, जहाँ पे वो एक कुर्सी डेब्रिस के अंदर डालता है और वही कुर्सी पीछे के डेब्रिस से निकलती है, यानी कि ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन था। खैर तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जो बॉडी उन्होंने ग्रेव से निकाली थी वो जॉर्ज जोन्स की नहीं है। साथ ही उसे एक वीडियो एविडेंस भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो देखता है कि जॉर्ज जोन्स की बॉडी को चेंज किया गया था। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइए।
4th एपिसोड की जब शुरुआत होती है तब हम एक फील्ड देखते हैं जहाँ पे अचानक से इसी खेत में बहुत ही तेज बारिश होने लगती है और जो भी लोग यहाँ आसपास काम कर रहे थे अचानक से उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। तभी ग्रीन हाउस का एक आदमी बाहर लोगों को देखने आता है। वो देखता है कि एक जगह बिल्कुल भी खाली है और फील्ड वाली जगह पे बहुत बारिश हो रही है। वो जैसे ही बारिश के दायरे से बाहर आता है अचानक से उसकी सांस फूलने लगती है और उधर ही वो मारा जाता है। अब इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए फिनोला और ब्रायन वहाँ पे आते हैं। एजेंट उन्हें बताता है कि अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और ये तीनों भी लोग बारिश के जोन के बाहर थे। उनकी डेथ का रीजन किसी तरह का पॉइजन है जो कि उस फार्म फील्ड के आसपास के एयर में पाया गया है। थोड़े समय के बाद डॉक्टर जॉन को बताता है जिस आदमी की बॉडी उन्हें फील्ड पर मिली थी उसे टेस्ट करने पर पता चला है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से उसकी डेथ हुई है। वो ये भी बताता है कि फार्म की एयर ने उसके बॉडी के ऑर्गन्स को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। अब अंदर ये सब कुछ चेक करने के लिए फिनोला और ब्रायन दोनों भी अपना सूट पहनकर फील्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि अंदर की फील्ड में अजीब अजीब पौधे आए हुए हैं और म्यूटेशन के कारण अजीब से पौधों पर फूल आए हुए हैं। अब फिनोला एक फ्लावर कंटेनर में रख लेती है और ये लोग फार्म हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पता होता है कि बाहर जाने के बाद मौत होगी इसीलिए वो अंदर ही रुके हैं। तभी एक औरत इनके पास रोते हुए आती है जिसका नाम सोफिया था। वो बताती है कि उसका बच्चा आर्थर मिसिंग है। अब ये दोनों उसे हौसला देते हुए कहते हैं हम आर्थर को ढूंढ निकालेंगे। साथ ही वो लोग कुछ और लोगों के बारे में भी बताते हैं जो अपनी कार्स लेने के लिए गए थे ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो वापस नहीं आए। इसके बाद ब्रायन कार पार्किंग की जगह जाता है जहाँ पे उसे लोगों के डेड बॉडीज दिखाई देती है और आगे चलने पर ही उसे एक बहुत ही बड़ा डेब्रिस दिखाई देता है। इस डेब्रिस को वो देख ही रहा था तभी एक बच्चा उसे दिखाई देता है जो उसी जोन में होता है और वो वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन ब्रायन उसे पहले ही पकड़ लेता है। अगर वो यहाँ से भागता तो मारा जाता और उसे समझाकर अपने साथ लेकर आता है। वो सोफिया का ही बेटा होता है जिसे देखकर सोफिया काफी खुश होती है। वही दूसरी जगह पे हम मैडॉक्स को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ था, जहाँ पे वो अपने डिसेबल बेटे के साथ एक गेम खेल रहा था कि तभी वो उसकी वाइफ के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आने लगते हैं जिसे मैडॉक्स को शक आता है और वो पिक करता है, लेकिन इसका आवाज सुनते ही कोई सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। लेकिन तब तक उसकी वाइफ आती है और फोन लेकर चली जाती है और उसे थोड़ा शक आने लगता है। यहाँ पे सीन फिनोला पर आता है जहाँ पे वो इफ्रान नाम के एक आदमी से मिलती है जिसकी फैमिली फार्म पर ही कैद थी जो सोफिया का पति है। तो फिनोला उन्हें बताती है कि वो सभी लोग सेफ है पर वो उन्हें अभी नहीं मिल सकती और उसे बेस पर लेकर जाते हैं। जिसके बाद फिनोला उस फ्लावर को टेस्ट करने लगती है। यहाँ पे वो बताती है कि ये फ्लावर फोटोसिंथेसिस की जगह पे कोई और ही प्रोसेस कर रहा है एंड ऑक्सीजन की जगह पे क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा है और ये इकोलॉजी दूसरे प्लैनेट के इकोलॉजी से सिमिलर है, यानी कि वो डेब्रिस अपने आसपास अपने प्लैनेट की तरह ही एनवायरनमेंट तैयार कर रहा था। और वो आगे कहती है कि अगर उन्होंने डेब्रिस को वहाँ से नहीं हटाया तो शायद इस पूरी जगह का म्यूटेशन होगा और उसके अंदर जो लोग हैं उनका भी म्यूटेशन हो सकता है, इसीलिए हमें पहले ही उन्हें निकालना होगा। जिसके बाद फिनोला फार्म से मिली डेड बॉडीज का ब्लड सैंपल मांगती है और एक स्पेशल टीम को रिसर्च के लिए कहती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ का वेदर अब और भी बिगड़ गया है और वहाँ का तूफान पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। खैर अब और टेस्टिंग के लिए फिनोला इफ्राइम के पास आती है और उसका ब्लड सैंपल लेती है। जिसके बाद अंदर जाकर वो आर्थर का भी ब्लड सैंपल लेकर कुछ टेस्ट करने लगते हैं। इसी दरम्यान उनका साइंटिस्ट वापस आता है और इन्हें बताता है कि हमें जल्द से जल्द डेब्रिस को यहाँ से हटाना होगा क्योंकि तूफान के बढ़ने के कारण ये सारा इन्फेक्टेड एरिया भी बढ़ रहा है और जल्दी आसपास के टाउन के लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर डेब्रिस को यहाँ से मूव कर दिया गया तो वो लोग जो इस डेब्रिस के दायरे में अंदर फंसे हुए हैं उनकी मौत हो सकती है क्योंकि उनका एक सही से इलाज करना जरूरी था, इसीलिए वो थोड़ा समय मांगती है। लेकिन यहाँ ब्रायन फिनोला को समझाता है कि हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम बचा सकते हैं, ना कि उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। लेकिन फिनोला ब्रायन से डिसएग्री करती है और फील्ड में फंसे लोगों को बचाने का रास्ता ढूंढने लगती है।
अब रिसर्चर फिनोला को ब्लड सैंपल्स टेस्ट करके बताती है जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि डेब्रिस के कारण उनके शरीर का म्यूटेशन होने लगा है। पर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है जो इन्हें ठीक कर सकती है और ऐसी कोई वैक्सीन भी हमारे पास नहीं है। तभी फिनोला को कुछ याद आता है और वो सजेस्ट करती है कि इन्हें पहले मिला हुआ एक डेब्रिस है जिसका नंबर है 489, उसका यूज कर सकते हैं जिसे पहले कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज किया था। अब फिनोला का ये आइडिया सुनकर वो ट्राई करने का सोचते हैं और जो फिनोला इस बारे में ब्रायन को बताती है तो वो ऐसा करने के लिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इस आइडिया में कोई भी गारंटी नहीं थी कि वो लोग बच जाएंगे। लेकिन फिनोला ने ऑलरेडी ब्रायन के बॉस यानी मैडॉक से बात कर ली होती है और डेब्रिस 489 को यहाँ पे मंगवा लिया है। फिर इसके बाद फिनोला इफ्रन के पास जाती है इसी आइडिया को बताने के लिए, पर इस पर ब्रायन उसे मना कर देता है क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। इसके लिए फिनोला भी अग्री करती है और फिर वो इफ्रन को घर जाने के लिए कहती है। लेकिन इफ्रन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि वो अपनी फैमिली को अब आखिरी बार भी देख नहीं पाएगा और काफी डर रहा होता है। खैर अब ये लोग उस रात डेब्रिस के यहाँ पे आने का वेट कर रहे होते हैं। इसी दरम्यान अर्ली सुबह फिनोला को प्रिया यानी उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। फिनोला बिलीव ही नहीं करती ऐसा कुछ भी है, इसीलिए प्रिया उसे एक सीसीटीवी फुटेज सेंड करती है जिसमें वो देखती है उसके पिता गाड़ी से उतर रहे थे। इसके बाद प्रिया उसे ये बताती है ये चीज ब्रायन को भी पता है और उसने अब तक ये बात तुमसे छुपाई थी। ये सुन के फिनोला को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वल्नरेबल फील करने लगती है, जिसके बाद वो इफ्रान से मिलने जाती है और उसे डेब्रिस वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है और उसे फ्री कर देती है, जिससे वो अपने फैमिली के पास उसी तूफान के अंदर पहुंचता है और उन्हें ज्वाइन करता है। अपने बच्चों को देखकर वो काफी खुश होता है। अब यहाँ पे डेब्रिस आ गया था और ये लोग एक एक करके एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। सभी अफेक्टेड लोगों को अपनी पोजीशन लेने के लिए कहते हैं और डेब्रिस को उनके ऊपर यूज किया जाता है और धीरे धीरे ये लोग उस तूफान से बाहर आने लगते हैं। लेकिन लकीली इस दूसरे डेब्रिस के कारण उनके अंदर का म्यूटेशन खत्म हो गया था और सभी लोग फिर से ठीक हो जाते हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट उन्हें सूट करने लगता है, जिसके बाद केयरफुली एग्जिस्टिंग डेब्रिस को डिसेबल किया जाता है जिससे वहाँ का म्यूटेशन और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस भी बंद हो जाते हैं और वेदर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रायन को देखते हैं, उसे काफी शॉक लगा था कि फिनोला ने उस आदमी को अंदर जाने दिया। ये पूरा प्रोटोकॉल उसने ब्रेक किया था। अब इस एपिसोड के अंत में ब्रायन फिनोला से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर फिनोला बताती है कि उसने वही किया जो उसे सही लगा। वो किसी को भी अपने परिवार से दूर नहीं रखना चाहती। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।